हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कैंपस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की विज्ञान का लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने प्रतिजन के बारे में पढ़ा था कि प्रतिजन क्या होते हैं, एंटीजन निर्धारक और एंटीजन संयोजकता किसे कहते हैं। तो प्रतिजन के बारे में हमने आपको बताया था कि प्रतिजन का सामान्य तौर पर प्रतिजन का अर्थ याद रखना है आपको, रोगाणु या बाह्य पदार्थ। परिभाषा बताई थी, वह रोगाणु अथवा बाह्य पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने के बाद बी लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए प्रेरित करता है, प्रतिजन या एंटीजन कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रतिजन के बाद अब हम चर्चा करेंगे प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या होते हैं इनके बारे में। तो प्रतिरक्षी को सामान्य तौर पर याद रखा जाता है कि प्रतिरक्षी एक प्रोटीन है जो प्रतिजनों का उन्मूलन करता है। जो किसका उन्मूलन करता है भाई? प्रतिजनों का, मतलब रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उनकी क्रिया से बी लसिका कोशिकाएं उत्पादित करती हैं प्रतिरक्षियों को, और वो प्रतिरक्षी उस प्रतिजन के साथ क्रिया करता है और उसका उन्मूलन कर देता है। तो याद रखना है हमें कि प्रतिरक्षी जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कैसे निर्मित होता है शरीर में, जो शरीर में निर्मित होता है बी लसिका कोशिकाओं द्वारा। किसकी अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप? तो वो निर्मित होता है प्रतिजन की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप। तो एक शब्द में याद रखना है, प्रतिरक्षी एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्रतिजन का उन्मूलन करता है। यदि प्रश्न आ जाए प्रतिरक्षी की परिभाषा लिखिए या प्रतिरक्षी किसे कहते हैं, तो प्रतिरक्षी वह प्रोटीन है जो हमारे शरीर में बी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्रतिजन की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। दूसरी चीज, जो उन्मूलन की क्रिया होती है, रोगाणुओं के उन्मूलन की क्रिया, जिसे अपन ने विशिष्ट प्रतिरक्षा नाम दिया था, उस विशिष्ट प्रतिरक्षा में हमने आपको बताया था कि जो ये प्रतिजन शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनकी क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षी बनते हैं शरीर में, एंटीबॉडीज, ये प्रतिरक्षी इस विशेष प्रतिजन के साथ अनुक्रिया करता है। तो यहां हमने बताया था कि जो प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया होती है उसमें प्रतिजन का संपूर्ण अणु प्रतिरक्षी के साथ नहीं जुड़ता है, प्रतिजन का एक विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है। और उस विशिष्ट अंश को पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कहा जाता है एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक। ठीक है भाई। ऐसे ही प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया में प्रतिरक्षी का भी संपूर्ण अणु प्रतिजन के साथ अनुक्रिया नहीं करता है। कहने का मतलब है प्रतिरक्षी का भी एक विशिष्ट अंश ही प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, और प्रतिरक्षी का वह विशिष्ट अंश जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, फिर उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भाई पैराटोप। तो प्रश्न आ जाए तुम्हारे 1 नंबर का कि पैराटोप क्या है, तो पैराटोप याद रखना है भाई, 2 शब्द हैं ये, एक एपिटोप और दूसरा पैराटोप। एपिटोप प्रतिजन का विशिष्ट अंश होता है जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है। तो पैराटोप क्या होगा भाई?
पैराटॉप प्रतिरक्षी का एक विशिष्ट अंश होता है जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है। स्टूडेंट्स, अब इसमें अपन चर्चा करेंगे प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में। एक चीज और याद रखो, देखो प्रतिरक्षी के बारे में परिभाषा में हमने बताया था कि जो प्रतिरक्षी होते हैं वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके कि किस प्रकार का प्रोटीन होता है प्रतिरक्षी। तो आपको याद रखना है प्रोटीन का एक प्रकार है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। दिमाग में बैठा लो भाई इस चीज को कि प्रतिरक्षी किस प्रकार का प्रोटीन है। तो प्रतिरक्षी किस प्रकार का प्रोटीन है भाई? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है प्रतिरक्षी। ठीक है, प्रोटीन का एक प्रकार है गामा ग्लोबुलिन। दूसरी चीज जो ये प्रतिरक्षी हैं, एंटीबॉडी हैं, इनको एक और नाम से जाना जाता है। नाम याद रखना है कि जो प्रतिरक्षी होते हैं उन्हें इम्यूनोग्लोबिन, शॉर्ट में बोलते हैं भाई आईजी, कि जो प्रतिरक्षी होते हैं उन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। तो दो शब्द है तुम्हारे पास कि प्रतिरक्षी किस प्रकार का प्रोटीन है। तो याद रखना है प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन प्रकार के प्रोटीन है। दूसरी चीज, प्रतिरक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिरक्षी को जाना जाता है या प्रतिरक्षी को कहा जाता है भाई इम्यूनोग्लोबिन, भी शॉर्ट में दर्शाते हैं आईजी से। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षी से संबंधित छोटे प्रश्न हुए। प्रतिरक्षी की परिभाषा, पैराट्रोप क्या है, प्रतिरक्षी किस प्रकार का प्रोटीन है और प्रतिरक्षी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अब यहां चर्चा करेंगे हम प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में। जैसे हमने सामने डायग्राम बना रखा है प्रतिरक्षी की संरचना का। तो यदि प्रतिरक्षी की संरचना की हम बात करें तो ये हमको इसका आकार दिखाई दे रहा है और ये आकार है भाई अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान। अंग्रेजी के कौन से अक्षर के समान है? वाई अक्षर के समान। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें यही याद रखनी है कि जो प्रतिरक्षी होते हैं, अधिकांश प्रतिरक्षी वो अंग्रेजी के वाई अक्षर की संरचना वाले या वाई अक्षर के स्वरूप वाले होते हैं। दूसरी चीज जो हमें यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो प्रतिरक्षी का एक अणु है वो 1, 2, 3 और 4, मतलब प्रतिरक्षी का एक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड याद रखना, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल का बहुलक है, मतलब बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़कर एक चेन बनाते हैं और उस चेन ही का मतलब ही क्या है भाई? प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन की इकाई जो होती है वो एमिनो अम्ल है और ये एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके मध्य बनता है भाई पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध? पेप्टाइड बंध। तो यहां याद रखना है कि जो वाई स्वरूप वाले प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिरक्षी के एक अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे हमको यहां दिखाई दे रही हैं। इन श्रृंखलाओं में भी यदि अपन चित्र में देखें तो 2 श्रृंखलाएं हमें कुछ लंबी दिखाई दे रही हैं और 2 श्रृंखलाएं कैसी दिखाई दे रही हैं? पर छोटी। कहने का मतलब है जो ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हैं इनमें से 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं भारी व बड़ी, जिन्हें दर्शाते हैं भाई H, मतलब हैवी, और 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं भाई छोटी एवं हल्की, जिन्हें दर्शाते हैं भाई L से। इसका मतलब ये जो अपन ने यहां लिख रखा है H, ये भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं और जो ये अपन ने यहां लिख रखा है L, ये क्या है भाई? 2 हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। इसके बाद 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से
प्रतिरक्षी के एक अणु का निर्माण होता है। तो अब इसमें अपन देखेंगे ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में किस प्रकार जुड़ी होती है। तो यहां देखो भाई, यदि अपन इसको देखें तो प्रतिरक्षी का जो अणु है उसके अंदर एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और एक भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में डाई सल्फाइड बंध से, कौन सा बंध है भाई ये, डाई सल्फाइड बंध। तो ये डाई सल्फाइड बंध है। तो प्रतिरक्षी की संरचना में क्या होता है कि जो ये चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं ये आपस में किस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि एक भारी और एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला डाई सल्फाइड बंध से जुड़ी होती हैं। और डाई सल्फाइड बंध से ये जुड़कर मतलब एक H भारी और एक L मतलब हल्की, ये दोनों आपस में जुड़ती हैं डाई सल्फाइड बंध से। और जब ये दोनों आपस में जुड़ती हैं तो एक द्विलक संरचना का निर्माण होता है। ये एकलक, दो एकलक आपस में जुड़ी तो ये HL द्विलक संरचना का निर्माण हो गया। कहने का मतलब है कि एक भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला डाई सल्फाइड बंध से जुड़ती है और HL द्विलक का निर्माण करती है। तो एक द्विलक इसमें ये बनेगा भाई, और सीधी सी बात है एक द्विलक ये भी बनेगा। इसका मतलब एक अर्धांश संरचना का या अणु का ये हो गया और एक अर्धांश ये हो गया। कहने का मतलब है कि प्रतिरक्षी का जो एक अणु होता है वो दो द्विलकों से, या अपन कह सकते हैं दो समरूपी अर्धांशों से मिलकर बना होता है। द्विलक का मतलब जिसमें एक भारी और एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला डाई सल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। तो ये एक समरूपी अर्धांश या द्विलक हो गया, ये एक समरूपी अर्धांश या द्विलक हो गया। और ये दोनों द्विलक या समरूपी अर्धांश भी यहां यदि अपन देखें तो ये भी आपस में कौन से बंध से जुड़े रहते हैं भाई, डाई सल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। तो ये हमने देखा भाई कि प्रतिरक्षी के अणु का निर्माण 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, 2 भारी और 2 हल्की करती हैं। वो आपस में जुड़ी कैसी होती हैं, तो एक भारी और एक हल्की डाई सल्फाइड बंध से जुड़ती हैं और एक HL द्विलक बनाती है। इसी प्रकार प्रतिरक्षी के एक अणु में 2 द्विलक या 2 समरूपी अर्धांश होते हैं और ये दोनों समरूपी अर्धांश भी आपस में डाई सल्फाइड बंध से जुड़ते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अब ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, मतलब अमीनो अम्लों से मिलकर बनी श्रृंखलाएं हैं। तो हमें ये याद रखना है भाई, जो ये भारी और बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ये 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। और ये छोटी और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं ये 220 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। तो हमें याद रखना है कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कितने एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। तो जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं वो 440 एमिनो अम्लों से, और जो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती हैं। एक और चीज, यहां यदि अपन देखें तो जो ये भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भाई, ये VH ये दर्शा रहा है कि ये भारी है, लेकिन यहां जो हमें ये दिख रहा है CH1, CH2, CH3 ये है कार्बोहाइड्रेट समूह। क्या है भाई? तो याद रखना है कि जो ये प्रतिरक्षी का जो अणु होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाएं होती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाएं हमेशा ही भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ती हैं। पूछ लिया जाए प्रतिरक्षी की संरचना में कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाएं या हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखलाएं होती हैं वो कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर जुड़ती है, तो हमें याद रखना है जो ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं ये भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर आकर जुड़ती हैं। एक और चीज भाई, यदि यहां अपन इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बात करें तो ये देखिए मैंने ये 2 भागों में बांट रखी है प्रत्येक श्रृंखला। ये श्रृंखला 2 भागों में, ये श्रृंखला 2 भागों में, ये श्रृंखला भी 2 भागों में और ये श्रृंखला भी 2 भागों में।
तो कौन कौन से दो भाग हैं? प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दो भाग होते हैं। नंबर एक स्थिर भाग, और नंबर दो अस्थिर भाग। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कितने भाग होते हैं भाई? दो, एक अस्थिर भाग और एक स्थिर भाग। अब जो ये अस्थिर भाग होता है भाई श्रृंखला का, ये पाया जाता है NH2 अंश की तरफ। किस अंश की तरफ? NH2 अंश की तरफ। अब ये NH2 अंश क्या है भाई? यदि अपन एमिनो अम्ल की संरचना की बात करें तो एमिनो अम्ल में क्या होता है, इसकी कार्बन की चारों संयोजकताएं जो होती है उससे दो तरफ तो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, एक तरफ NH2 समूह और एक तरफ COOH समूह जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला जिस तरफ NH2 समूह जुड़ा रहता है इसमें वो NH2 अंश हो गया, और जिस तरफ COOH समूह जुड़ा रहता है वो COOH अंश हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ये अस्थिर भाग होता है ये कौन से अंश की तरफ पाया जाता है प्रतिरक्षी की संरचना में? NH2 अंश की तरफ। और ये जो भाग है अस्थिर भाग, यही भाग प्रतिजन प्रतिरक्षी जो क्रिया होती है, इस प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया में प्रतिजन के साथ क्रिया करता है। मतलब प्रतिरक्षी में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं उनका अस्थिर भाग ही प्रतिजन के साथ क्रिया करता है। जैसे अपन ने यहां दर्शा रखा है प्रतिजन क्रिया स्थल, ये अस्थिर भाग है जिसे कह रहे हैं प्रतिजन क्रिया स्थल। मतलब यह भाग किसके साथ क्रिया करता है भाई? प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, और इसे FAB भाग भी कहा जाता है। अस्थिर भाग को कौन सा भाग भी कहा जाता है? FAB भाग, ठीक है। तो ये हो गया भाई अस्थिर भाग। तो तीन चीज याद रखनी है बस इसमें आपको। कौन से अंश की तरफ पाया जाता है? NH2 अंश की तरफ। क्या कार्य है? प्रतिजन के साथ क्रिया करता है या जुड़ता है। क्या भी कहा जाता है? FAB भाग भी कहा जाता है। दूसरा भाग है भाई इसका स्थिर भाग। सबसे पहली चीज कि जो ये स्थिर भाग होता है ये COOH अंश की तरफ पाया जाता है। ये COOH अंश हो गया भाई इस श्रृंखला का या संरचना का। तो जो ये अस्थिर भाग है ये COOH अंश की तरफ पाया जाता है। और दूसरी चीज इसे FC भाग भी कहा जाता है। ये प्रतिजन के साथ क्रिया नहीं करता है, प्रतिजन के साथ नहीं जुड़ता है, ठीक है भाई। तो ये हो गई अपनी यहां दूसरी चीज कि प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है उसके दो भाग होते हैं, एक अस्थिर भाग जो NH2 अंश की तरफ होता है, दूसरी चीज प्रतिजन के साथ जुड़ता है, तीसरी चीज इसे FAB भाग भी कहा जाता है। और दूसरा है स्थिर भाग जो COOH अंश की तरफ पाया जाता है और इसे FC भाग भी कहा जाता है। एक चीज और है भाई इसमें, यहां यदि अपन देखें तो संरचना का जो ये वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है हिंजिया कब्जा। यदि अपन यहां देखें तो जो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं अपन कह सकते हैं कि यहां से ये उत्पादित हो रही है या इनका उद्गम स्थल है, और ये हिस्सा होता है भाई इनका लचीला जिसे कहा जाता है हिंजिया कब्जा। पूछ लिया जाए हिंजिया कब्जा क्या है प्रतिरक्षी की संरचना में, तो जो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं इनकी जो ये भुजाएं हैं इनके उद्गम स्थल होते हैं लचीले। उद्गम स्थल कैसे होते हैं? लचीले। प्रतिरक्षी की संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की भुजाओं के उद्गम स्थल कैसे होते हैं? लचीले, जिन्हें कहा जाता है भाई हिंजिया कब्जा। इसका क्या सहयोग है, इसका क्या काम है प्रतिरक्षी में? तो जो ये अस्थिर भाग है इस उद्गम भुजा के या उद्गम स्थल के ऊपर ही है और ये प्रतिजन के साथ क्रिया करता है या जुड़ता है। तो जो ये लचीला होने के कारण, हिंजिया कब्जा लचीला होने के कारण ये इस भाग को प्रतिजन का जो छोटा या बड़ा अणु आ जाता है उस अणु में समाहित करने का कार्य करता है, जिससे प्रतिजन और प्रतिरक्षी की क्रिया हो सके। तो हिंजिया कब्जा किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है?
तो प्रतिरक्षी की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, इनकी भुजाओं के उद्गम स्थल कैसे होते हैं? लचीले होते हैं, जिन्हें ही क्या कहा जाता है भाई? हिंजिया कब्जा कहा जाता है। और क्या कार्य है इनका? ये हिंजिया कब्जा ही है जो प्रतिजन के ये अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे या बड़े अणुओं में समाहित कर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया को करने में सहायता या प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया में सहायता करता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना किसकी संरचना? यहां प्रतिरक्षी की संरचना। दोबारा देख लेते हैं प्रतिरक्षी होते क्या हैं। तो प्रतिरक्षी एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन से प्रकार का प्रोटीन है? गामा ग्लोबुलिन प्रकार का। क्या भी कहा जाता है इन्हें? इम्यूनोग्लोबिन या आईजीबी कहा जाता है। परिभाषा क्या लिखनी है? प्रतिरक्षी वह प्रोटीन है जो शरीर में उपस्थित बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है और उस विशेष प्रतिजन के साथ अनुक्रिया करता है। एक चीज इसमें पढ़ी अपन ने, पैराटॉप क्या है? तो प्रतिरक्षी का वह विशिष्ट अंश जो प्रतिजन के साथ जुड़ता है या प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, उसे ही क्या कहा जाता है भाई? पैराटॉप कहा जाता है। उसके बाद प्रतिरक्षी की संरचना, तो हमने बताया था जो अधिकांश प्रतिरक्षी होते हैं वो अंग्रेजी के वाई अक्षर की आकृति के होते हैं। प्रतिरक्षी का एक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भारी व बड़ी जिसे H से दर्शाते हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं छोटी व हल्की होती हैं जिन्हें L से दर्शाया जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि ये श्रृंखलाएं कैसे जुड़ी रहती हैं आपस में। तो एक भारी और एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो आपस में डाई सल्फाइड बंध से जुड़ती है और एक HL द्विलक का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरक्षी के एक अणु में कितने द्विलक हुए? फिर 2 द्विलक या 2 समरूपी अर्धांश। ये दोनों द्विलक या दोनों समरूपी अर्धांश आपस में भी डाई सल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने बताया था कि प्रतिरक्षी की संरचना में जो ये भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, इन पर हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं आकर जुड़ती हैं या हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है और जो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इसके भी 2 भाग होते हैं, एक अस्थिर भाग और दूसरा स्थिर भाग। अस्थिर भाग क्या है? तो अस्थिर भाग जो है वो श्रृंखला में NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। यह भाग जो है वो प्रतिजन के साथ जुड़ता है और इसे FAB भाग भी कहा जाता है। दूसरी चीज स्थिर भाग, ये श्रृंखला में COOH अंश की तरफ पाया जाता है। ठीक है, और इसे FC भाग भी कहा जाता है। प्रतिजन की जो ये भुजाएं हैं इनके उद्गम स्थल लचीले होते हैं जिसे हिंजिया कब्जा कहते हैं। जो करता क्या है? लचीला होने के कारण यह अस्थिर भाग को या प्रतिरक्षी के अणु को प्रतिजन के छोटे या बड़े अणु में समाहित कर क्रिया करने में सहायता करता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया यहां अपना प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह में प्रतिरक्षी क्या है और इसकी संरचना। अब प्रतिरक्षी की जो क्रिया विधि होती है उसमें हमने बताया था कि एक विधि है विशिष्ट प्रतिरक्षा। उस विशिष्ट प्रतिरक्षा में हमने बताया था कि जो प्रतिरक्षी बनते हैं वो उस विशेष प्रतिजन के साथ क्रिया करते हैं। तो इसमें आपसे यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए
कि जो विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है उसमें प्रतिरक्षी द्वारा प्रतिजन का जो उन्मूलन किया जाता है उसकी क्रियाविधि क्या है या किस प्रकार किया जाता है। तो स्टूडेंट, हमें विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षी द्वारा जो प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है उस क्रियाविधि को 4 चरणों में बांटा गया है। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है भाई? 4 चरणों में। कौन कौन से हैं वो 4 चरण? जिसमें सबसे पहला चरण क्या है कि विशिष्ट प्रतिरक्षा की जो क्रियाविधि है उसमें सबसे पहले बाह्य प्रतिजन या अंतर्निहित जो प्रतिजन है उसका विभेद किया जाता है। बाह्य और अंतर्निहित प्रतिजन में क्या किया जाता है भाई? विभेद। मतलब सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि जो प्रतिजन है या रोगाणु है वो बाहरी पदार्थ है या शरीर के अंदर की ही कोई कोशिका या पदार्थ है। नंबर 2, इसके बाद यदि जो प्रतिजन है वो बाह्य प्रतिजन है तो इस बाह्य प्रतिजन की जो एंटीजनी निर्धारक है, मतलब एपिटोप, इस एंटीजनी निर्धारक की संरचना के अनुसार ही बी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का, बी लसिका कोशिकाओं द्वारा कौन सी कोशिकाओं का भाई? प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। तो दूसरे चरण में बी लसिका कोशिकाओं ने किसका निर्माण किया? प्लाज्मा कोशिकाओं को। किसके आधार पर? जो ये बाह्य प्रतिजन है इसकी एंटीजन निर्धारक की संरचना के आधार पर। तीसरा चरण क्या है भाई? अब ये प्लाज्मा सेल निर्मित हो गई तो तीसरे चरण में जो ये प्लाज्मा सेल हैं ये प्लाज्मा सेल प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। प्लाज्मा सेल द्वारा किसका निर्माण किया जाता है भाई? प्रतिरक्षियों का। और अंतिम चरण, अब देखो भाई, प्रतिजन का पता लगा लिया गया पहले चरण में। दूसरे चरण में बी लसिका कोशिकाएं रूपांतरित हो गई प्लाज्मा कोशिकाओं में। एंटीजनी निर्धारक जो ये प्रतिजन है इसकी एंटीजनी निर्धारक की संरचना के अनुसार। और तीसरे चरण में जो प्लाज्मा सेल है इसने कर लिया प्रतिरक्षियों का निर्माण। चौथे चरण में क्या होता है? ये जो प्रतिरक्षी बने हैं ये प्रतिजन के साथ क्रिया करती हैं। इनकी क्रिया से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, हिंदी में इसे बोलते हैं कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा, ये क्रिया हो जाती है भाई सक्रिय। और इसके सक्रिय होने से उस प्रतिजन का उन्मूलन कर दिया जाता है। इस प्रकार इन 4 चरणों में जाकर प्रतिरक्षी द्वारा प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स।